सरकार ने किसानों को राहत देते हुए भारत में खरीफ फसल के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया है। जाहिर तौर पर ये भारत के किसानों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल को हम समझेंगे। सवाल 2020 में यूपीएससी ने पूछा था और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक आपको जवाब पता लग जाएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। तो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, सभी अनाज, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, अनाज और दालों के मामले में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमएसपी उस स्तर पर तय किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। उपयुक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सबसे पहले अपनी खबर के बारे में कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर यदि आप देखें, बहुत सीधी सी, बहुत सरल सी खबर यह है कि भारत सरकार ने, हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें भी खास तौर पर जो इकोनॉमिक्स पर जो हमारी कैबिनेट कमेटी है, उसने 2025-26 की जो खरीफ सीजन होने वाला है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो धान के एमएसपी में 3% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 69 रुपए प्रति क्विंटल इसको कर दिया गया है और अब ये बढ़ करके 2369 के आसपास पहुंच चुका है। तिलहन और दलहनों के बारे में अगर आप बात करें तो इनके एमएसपी में 9% की अधिकतम वृद्धि आपको देखने को मिली है। और जाहिर तौर पर जब सरकार एक्स्ट्रा पैसा देगी तो सरकार की जो ट्रेजरी है, सरकार का जो खजाना है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और एक अनुमान ये बताता है कि इस पूरे डिसीजन की वजह से सरकार के खजाने पर तकरीबन आपको 2,07,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम जो है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है, इस स्कीम को भी यहाँ पर आपका आगे के लिए विस्तारित किया गया है, स्कीम को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से सरकार का जो अनुमानित व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसमें आपको 15,642 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने इस पूरी खबर में क्या मौजूद थे, सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए गए, उन डिसीजन के क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उन पर चर्चा की। अब यहाँ पर हम बातचीत करते हैं कि आपका एमएसपी क्या होता है और एमएसपी के बारे में क्या कुछ जरूरी बिंदु आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एमएसपी की अगर आप बात, एमएसपी बेसिकली आपकी वो दर है जिस दर पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। अगर किन फसलों पर एमएसपी दी जाती है उनकी बात करें तो एमएसपी भारत में टोटल 23 फसलों पर दी जाती है, टोटल आप कह सकते हैं 22 फसलों पर दी जाती है। एक फसल आपकी गन्ने की फसल है, शुगर केन है, जिस पर एमएसपी जैसी ही चीज दी जाती है, जिसको आप कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो 22 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, एक फसल यानी गन्ने पर, शुगर केन पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 22 फसलों पर, 22 अनिवार्य फसलों पर एमएसपी दी जाती है, गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है। ये जो टोटल 22 फसलें हैं, इनको थोड़ा सा अगर आप और ब्रेक डाउन करें तो इन 22 फसलों में से 14 फसलें जो हैं ये आपका खरीफ फसलें हैं, यानी कि खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं। 6 फसलें जो है वो आपका रबी सीजन की क्रॉप है और 2 फसलें जो है वो आपका कैश क्रॉप है। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसको डिसाइड कौन करता है, यानी कि कितना एमएसपी दिया जाएगा किसानों को, उस पर डिसीजन लेने का काम किसका है। तो ये अगर आप देखें तो डिसीजन लेने का काम जो है वो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, जिसको 1965 में गठित किया गया था। तो कौन डिसीजन लेता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये केवल रिकमेंडेशन देता है, केवल क्या, सिफारिशें प्रदान करता है। इस पूरे विषय पर एमएसपी डिसाइड करने को लेकर के जो अंतिम डिसीजन है, जो आखिरी निर्णय है, वो आखिरी निर्णय लिया जाता है आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, जिसको हेड कौन करता है? जिसको हेड किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। अब गणना कैसे की जाती है, आप एमएसपी को डिसाइड कैसे करते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एमएसपी को डिसाइड करने के लिए भारत में मुख्य तौर पर आपका उत्पादन लागत को जो है कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है।
अब प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपके तीन मेथड जो है वो डिसाइड किए गए हैं, तीन लेवल आप कह सकते हैं डिसाइड किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है आपका A2। A2 में बेसिकली आपका जो फसल को उत्पादित करने में, खेती करने में जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बीज खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, उर्वरकों के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, कीटनाशक खरीदने के लिए आप जो पैसा खर्च करते हैं, या फिर श्रम, ईंधन, सिंचाई के लिए आप जो पैसा खर्च करते हैं, इस पैसे को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। दूसरा है आपका A2 प्लस FL। FL में बेसिकली आपका जो अवैतनिक जो आपका पारिवारिक श्रम है उसको शामिल किया जाता है। जैसे आपका जो मान लीजिए आपने खेती की, खेती करते समय आपके परिवार ने भी आपकी मदद की, आपके परिवार ने भी वहां पर काम किया, तो उसमें बेसिकली परिवार के काम करने का जो पैसा है वो पैसा आप इसमें ऐड करते हैं। तो ये है आपका A2 प्लस FL। तीसरे नंबर पर आता है आपका C2। C2 में बेसिकली अगर आप अपनी खेती के दौरान कोई अपनी संपत्ति इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो किराया है या फिर उसका उस पर जो ब्याज आता है उस ब्याज को भी शामिल किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो दोनों कॉस्ट हैं आपके, चाहे आप A2FL की बात करें या C2 की बात करें, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम असल में डिसाइड कैसे किया जाता है उसको एक मैथ्स के फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपका सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं? आप A2 कैलकुलेट करते हैं। A2 मान लीजिए आपने अपनी खेती करने में जो डायरेक्ट खर्चा किया है वो आपका 1000 रुपए है, तो A2 क्या हो गया? आपका 1000 रुपए हो गया। फिर दूसरा आता है आपका A2 प्लस FL। A2 प्लस FL में आप सबसे पहले तो 1000 यहाँ पर रखेंगे, प्लस आपने अपने अगर आपके परिवार ने आपके खेतों पर काम किया है, जो पारिवारिक अवैतनिक श्रम है उसको आप क्या ऐड करते हैं। मान लीजिए आपका 200 रुपए जो है ये परिवार का खर्चा हो गया, या परिवार का जो आपका जो श्रम है, जो कॉस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर लिया आपने। फिर C2 आता है। C2 में आप A2 प्लस FL को, यानी कि ये जो आपका 1200 रुपए है, इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई संपत्ति है जो आपने लगाई है, मान लीजिए आपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है, आपका अपना ट्रैक्टर था, या आपकी अपनी जो है आपने अपने ईंधन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आप उसके कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। मान लीजिए 300 रुपए उसका कॉस्ट हो गया, तो टोटल कितना आ गया? C2 हो गया आपका 1500 रुपए। अब ऐसा नहीं है कि 1500 रुपए यहाँ पर किसानों को दिए जाएंगे, इसमें कुछ पैसा बढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो जो असल फॉर्मूला होता है, जो आपका असल MSP डिसाइड किया जाता है, वो किया जाता है C2 प्लस C2 का 50% ऑफ C2। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कितना होगा आपका टोटल MSP? टोटल MSP हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो 1500 रुपए आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 1500 रुपए का आधा क्या होगा? 750 रुपए। तो फिर इसमें आपको 750 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप जो है MSP को डिसाइड करते हैं। क्या कैसे डिसाइड होता है? C2 प्लस 50% ऑफ C2, इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पर आप जो है जो भी आपका MSP है उस MSP को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि तकरीबन आपका 2250 रुपए के आसपास MSP यहाँ पर निकल करके आता है। इतना पैसा सरकार जो है, इस तरीके से सरकार MSP को कैलकुलेट करती है। तो ये हमने MSP कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या रहता है उसकी बात कर ली है। अब संक्षेप तौर पर MSP ये भी देख लेते हैं कि बेसिकली MSP में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं। 2023 में इसको लेकर के सवाल आया भी था। सबसे पहले 22 फसलें हमने देख ली थी, जिसमें से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 कैश क्रॉप्स होती हैं। अनाज में अगर आप देखें तो आपका धान है, गेहूं है, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आपको मिलेंगे। टोटल 7 फसलें हैं। फिर 5 दाल की फसलें हैं, चना, गेहूं, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर आपको मिल जाएगा। 7 यहाँ पर तिलहन की फसलें हैं, मूंगफली, सफेद सरसों या फिर सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम्भी और राम तिल। इसके अलावा कच्चा कपास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कच्चे कपास पर भी सरकार देती है, कच्चे जूट पर देती है, नारियल, गरी या फिर कोपरे पर भी आपका दिया जाता है MSP। तो ये MSP क्या है उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब MSP में बढ़ोतरी के क्या क्या आयाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो MSP में ये जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि आपका उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और किसानों की आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। धान के अलावा दलहनों और तिलहन पर अधिक MSP बढ़ोतरी किसानों की विविध फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पूरे डिसीजन की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और वहां पर भी डिमांड को स्टिमुलेट किया जा सकता है, यानी कि इकोनॉमी में आगे चल करके ये आपका योगदान देने वाला है। हालांकि MSP से केवल कुछ फसलें, मुख्य तौर पर गेहूं और धान ही व्यापक तौर पर खरीदे जाते हैं। अधिकांश किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता है, विशेष रूप से जो गैर लक्षित फसल उगाते हैं। इस पर अभी हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की गई है।
यहाँ पर मुख्य तौर पर आपका चैलेंजेस की बात हो रही है, तो चैलेंजेस पर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन चैलेंजेस पर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट सबवर्शन स्कीम है उसको लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो आपका संशोधित जो सरकार ने इस बार जो बदलाव किया है वो स्कीम आपका तकरीबन 2025-26 का जो खरीफ सीजन रहने वाला है वहां पर लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत यानी है कि जो आपकी इंटरेस्ट सबवर्शन स्कीम है, स्कीम के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जो होते हैं इसके माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है 7% की वार्षिक जो है ब्याज दर पर, और पात्र ऋणदाताओं को 1.5% ब्याज सबवेंशन जो है दिया जाता है। इसके अलावा ये जो स्कीम है, स्कीम आपका एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में आप जानते हैं कि सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा ये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर देती है, और मुख्य तौर पर आपका अल्पकालिक लोन होता है यानी कि बहुत छोटे समय के लिए लोन दिया जाता है, बहुत लंबा लोन यहाँ पर नहीं होता है, बहुत सामान्य अवधि के लिए लोन दिया जाता है, जिसे समय पर पुनर्भुगतान करने को बेसिकली अगर आप करते हैं तो आपको और बेनिफिट इससे प्राप्त होता है। इसको मुख्य तौर पर शुरू किया गया था 2006-07 में, और ग्रामीण जो आपका इकोनॉमी है उसमें ऋण की पहुंच को बढ़ाने के लिए, उसमें जो आपका क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए स्कीम काफी ज्यादा लाभदायक है। इस स्कीम के जो मुख्य 2 नोडल एजेंसीज हैं जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें एक तो आपकी आरबीआई है, दूसरा नाबार्ड है। तो आरबीआई और नाबार्ड जो है भारत के तमाम जो आपके केंद्रीय क्षेत्रक बैंक हैं, जो आपकी आरबीआई है, जो एसबीआई, आरबीआई, आरआरबीज हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इसके अलावा भारत में आपको सहकारी बैंक मिलेंगे, निजी बैंक मिलेंगे, इनके माध्यम से आरबीआई और नाबार्ड जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में बात कर ली है। वापस से एमएसपी पर लौट के आते हैं। एमएसपी से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एमएसपी का दायरा आपको बहुत सीमित नजर आएगा। भारत में अगर आप देखें, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और बहुत सारी तरह की फसलें जो है वो भारत में उगाई जाती हैं, लेकिन जो आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो केवल और केवल 23 फसलों पर ही दिया जाता है, यानी कि 22 तो आपकी सामान्य फसलें हो गई, एक आपका गन्ना हो गया, तो केवल 23 फसलें जो है वो यहाँ पर कवर हैं। इसमें भी केवल धान और गेहूं जो हैं इनकी बड़े पैमाने पर सरकार खरीद करती है। तो उन फसलों के लिए बेसिकली यहाँ पर आपको जो दूसरी फसलें बचती हैं उनके लिए आपका जो खरीदारी होती है वो बहुत सीमित लेवल पर की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शांता कुमार समिति जो है 2015 में एक समिति थी, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में केवल 6% किसान ऐसे हैं जो कि एमएसपी जो सरकार की योजना है इसका वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण यही है कि भारत में ग्रामीण लेवल पर आपको जो खरीद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो परचेजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अपर्याप्त है, और लोगों की बाजार तक पहुंच बहुत कम है। इसके अलावा फसल विविधता का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा। हमने वही देखा कि सरकार मुख्य तौर पर आपका पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गेहूं और जो धान है उसकी खरीद करती है, तो दूसरी फसलें खरीदी नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। बिचौलियों पर निर्भरता भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि एमएसपी के तहत जो अधिकांश खरीद होती है वो खरीद आपका एपीएमसीज के माध्यम से की जाती है, वो खरीद आपका कमीशन एजेंट्स के माध्यम से की जाती है, मीडिएटर्स के माध्यम से की जाती है। तो बहुत ज्यादा आपको मीडिएशन जो मीडिएटर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और सरकार पर बोझ भी काफी ज्यादा रहता है इस पूरी स्कीम की वजह से, क्योंकि सरकार पर बहुत दबाव रहता है, सरकार को जो है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये ओवरऑल आपका कुछ चुनौतियां हुई, उन चुनौतियों पर हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए ये जो करंट अफेयर का सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान करना है। एक बार फिर से आप चाहें तो सवाल को पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप सवाल का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो को समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।